हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई अपने चैनल अमित स्वाई फीस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हुआ है उसके बारे में। तो फाइनली बहुत ही लंबे टाइम के बाद इस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हुआ है। इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें खामियां भी हैं। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए कोई एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं मैं वो आपके सामने रखूँगा कि क्या क्या लाभ मिलने वाला है स्टूडेंट्स को और इसमें कौन कौन से पॉइंट है। समरी में मैं थोड़े बहुत इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिफॉर्म कब शुरू हुआ था और किसने किसने की। तो सबसे पहली बार जब हमारी शिक्षा नीति आई थी, आज़ादी के बाद आई थी, और तब से लेके 1986 तक यही नीति चली। 1986 में पहली बार राजीव गांधी ने इस नीति को, यानी कि जो हमारी जो शिक्षा नीति है उसको बदला। और इसी के साथ जो हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री था, यानी जो शिक्षा मंत्रालय था, उसको बदल के HRD मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन फिलहाल फिर से 29 जुलाई को आए नए शिक्षा नीति में फिर से इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यानी HRD मिनिस्ट्री से फिर से इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री में बदल दिया गया। इसके अलावा ये रिफॉर्म आपको पता है 29 जुलाई को हुआ, लेकिन इसका ड्राफ्ट जो है बहुत ही पहले से चल रहा था, यानी लगभग 5 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था। 31 अक्टूबर 2015 को पहली बार सरकार ने अपने वादे अनुसार इसके ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, यानी कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी के जो मुख्य थे वो थे TSR सुब्रमण्यम, इसके मुख्य थे। ये अपने 5 मेंबर के साथ में इसकी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट उन्होंने सौंपा था 27 मई 2016 को। इसके बाद 24 जून 2017 को इसके लिए एक कमेटी बनाया गया ताकि ये ड्राफ्ट तैयार हो। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए इसमें मुख्य भूमिका पे रहे इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन, इसके मुख्य भूमिका में रहे। इनके अलावा इसमें और 9 मेंबर्स की इस टीम ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया और तैयार करके लगभग 2 साल, यानी कि 31 मई 2019 को 31 मई 2019 को इन्होंने अपना जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है वो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के पास में उन्होंने इसको सबमिट किया। इस तरह से ये ड्राफ्ट तैयार हो गया। लेकिन साथ ही साथ लगभग 2 लाख लोगों का सजेशन भी इस पे, यानी मत इसके आधार पर लिया गया और फाइनली ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दिया गया। ड्राफ्ट तैयार होने के साथ ही जो है इसको लागू करने के ऊपर काम चला और जैसा आपको पता है 29 जुलाई 2020 को इसको लागू तो नहीं किया गया, इसको पारित कर दिया गया सदन में। और इसके बारे में फिलहाल जैसे आपको, अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपको पता है कि इसके बारे में बहस होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब इसका कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जो भी होगा वो आगे देखेंगे। अब इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, तो 1986 में पहली बार इसमें परिवर्तन होने के बाद कोई लंबा परिवर्तन नहीं हुआ था, जैसे आपको पता है। 1992 में थोड़ा छोटा मोटा जो है इसमें परिवर्तन किया गया था नरसिम्हा राव के सरकार में। इसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। फिलहाल हम इसमें अगर बात करेंगे तो हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक। तो पहले हम स्कूल्स एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि जिसमें पहले 10+2 की कैटेगरी था, यानी कि पहले आप 10वीं, फिर उसके बाद 2 साल 11-12 करके आप कॉलेज तक यानी हायर एजुकेशन में पहुंचते थे। अब उसको डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3+4 और इसी के साथ में जो पहले गवर्नमेंट फर्स्ट से स्टार्ट करता था, अब उसने जो नर्सरी क्लासेस हैं, जैसे कि नर्सरी, जूनियर, सीनियर, उनके ऊपर भी ध्यान दिया, यानी कि 3 से लेकर 6 साल की उम्र के स्टूडेंट्स के लिए भी इन्होंने इसमें खास ध्यान दिया है। जो पुराना जो हमारा जो शिक्षा नीति था उसके अनुसार आप 10th के बाद स्ट्रीम चूज करते थे, लेकिन नए शिक्षा नीति में ऐसा कोई भी तरह का स्ट्रीम नहीं होगा। यानी कि आप 9 से 12वीं क्लास तक, यानी उसको 4 साल में रखा गया है। इसके अंदर कोई भी तरह का स्ट्रीम नहीं होगा, आपको कोई स्ट्रीम चूज करने की जरूरत नहीं है। आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं और सबको समान अहमियत दिया जाएगा। इससे एक फ़ायदा होगा कि जो पहले साइंस और कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब में जो डिफरेंस था वो कम होगा और ये बहुत ही ज़रूरी था। एज अ टीचर मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी था। ये बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा 3 से 6 साल, जो मैंने पहले कहा, 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को भी सिखाने के अलग अलग तरीके होंगे। इसमें टेक्स्ट बुक के बजाय
खेल और अलग अलग तरह के जो मेथड्स हैं उसके ज़रिए बच्चों को सिखाया जाएगा, जिससे उनका जो सीखने का जो तरीका है वो बदलेगा। और ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि सरकार पहले फर्स्ट से स्टार्ट करता था अपने एजुकेशन को। जो प्राइवेट स्कूलें थी वो नर्सरी जूनियर सीनियर एजुकेशन दे रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं था, लेकिन अभी है, नई नीति में है। इसके अलावा 6 से 9 साल के जो बच्चे हैं, यानी कि 1 to 9 जो हैं, उनको भी स्पेशल एजुकेशन दिया जाएगा सेम, यानी कि अलग अलग तरह के माध्यम से, जैसे वो लोग सीख सकें, गेम हैं या फिर तो अलग अलग तरह के तरीके हैं सिखाने के, उसके माध्यम से। इसके लिए टीचर्स को भी अलग अलग तरह के नेशनल लेवल पे अलग अलग तरह के ट्रेनिंग संस्थान बिठाए जाएंगे, उससे टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिलेगी। बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, इसलिए स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप की भी बात की गई, यानी कि नहीं कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट है 6 से लेके 6 क्लास के ऊपर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए है इंटर्नशिप, यानी कि आप कारपेंटर के पास या फिर तो किसी और काम को भी जाके आप सीखेंगे वहाँ पे, और उसके आधार पर आपकी मार्किंग होगी। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है कि ये है कि आपकी जो मार्किंग जो तरीका है ना उसको बदल दिया गया। पहले कैसा होता था कि मान लो फिजिक्स में बहुत अच्छे हो, आप मैथ्स में कमज़ोर हो, केमिस्ट्री में कमज़ोर हो, यानी केमिस्ट्री में आपके मार्क्स कम आए, आपके मैथ्स में कितने भी अच्छे मार्क्स हो, या फिजिक्स में कितने अच्छे हो, या फिर फिजिक्स में कम आए आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तो या फिर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट आपके एसएस में बहुत अच्छा आया, केमिस्ट्री में मैथ्स में कम आया, तो इसके आधार पर उसको वो ग्रेडिंग करके वो फेल या फिर तो वो उसी क्लास में रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जाएगा, अब जो है स्टूडेंट्स का ओवरऑल मार्किंग सिस्टम होगा, ये बहुत अच्छा है। इंटर्नशिप भी करना जरूरी होगा 6 ऑनवर्ड क्लास स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। अप टू 5th जो स्टूडेंट्स हैं उनका एजुकेशन कहा जा रहा है कि उनके ही, यानी कि अपने ही जो मातृभाषा उसमें शिक्षा लेना बहुत अच्छा होगा, ऐसा इसमें प्रस्ताव रखा गया है। इसको बढ़ाकर 8वीं क्लास तक यानी 8th स्टैंडर्ड तक करने की सोच रही है सरकार। इसके अलावा बोर्ड का जो टेंशन था, जो इम्पोर्टेंस था, उसको भी कम करने के लिए सरकार ने जो है इसमें भी कुछ कदम उठाए हैं। इसके लिए उन्होंने अब जो बोर्ड है उसको 2 बार लेने का सोचा है, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। मार्किंग सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। मार्किंग पेपर यानी आपके रिपोर्ट कार्ड में उससे टीचर के ग्रेड नहीं होंगे। जैसे मैं भी टीचर हूं तो हम लोग अभी मैं या फिर आपको भी रिपोर्ट कार्ड मिलता होगा, आप उसमें क्या देखते हैं कि एक कॉलम होता है, मार्क्स होता है, उसके बाद ग्रेड्स लिखे होते हैं, और ये पूरा ग्रेड्स जो है टीचर्स डिसाइड करते हैं आपके सब्जेक्टिव और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अपने आप को भी ग्रेड करेंगे, यानी कि उसमें 2 कॉलम और एक्स्ट्रा हैं। एक कॉलम में आप खुद यानी कि स्टूडेंट खुद अपने आप को ग्रेड करेगा, और सेकंड कॉलम में आपके फ्रेंड्स यानी आपके साथ में जो सहपाठी हैं वो आपको ग्रेड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, ताकि अब से रिपोर्ट कार्ड से आपकी जो पूरा का पूरा जो है कैरियर डिसाइड नहीं होगा। फिलहाल ये नए ड्राफ्ट से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, बाकी आगे देखा जाए जैसा भी होगा। इसके अलावा अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। इसमें क्या बदलाव हुआ है, तो पहले ऐसा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैं साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जब साइंस जब इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं मैथ्स को चूज़ करके, तो अधिकतर स्टूडेंट्स यानी मोस्ट ऑफ जो है ड्रॉप आउट लेते हैं फर्स्ट ईयर में, कोई सेकेंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में आके। अब यहाँ पे बहुत अच्छा होगा कि अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट लेता है तो वहाँ पे एक बेनिफिट उस स्टूडेंट्स को होगा कि उनको एक सर्टिफिकेट होगा फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए डिप्लोमा होगा, थर्ड ईयर के लिए उनको एक अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर आप कोर्स पूरा करते हो तो आपको ग्रेजुएशन मिल जाएगा। इससे एक बेनिफिट होगा कि आप जितना पढ़े हो वो आपके लिए रहेगा। और इस तरह से जो इसमें जो अलग अलग इंटर्नशिप की बात की गई, इससे स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव होंगे, जिससे आगे जॉब पाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो बैचलर डिग्री है उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। पहले आपको 3 साल बैचलर BA, जैसे BSc है, BA है, BCom में आपको उसको 3 साल करना था। अब आपको 3 साल करने की ज़रूरत नहीं है, 3 साल के बाद वो 3 और 4 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप अगर जॉब के हिसाब से या फिर तो आप अगर हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन 3 साल में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है और अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको वही डिग्री जो है 4 साल में पूरी करनी पड़ेगी।
इसके बाद 1 साल का आपको मास्टर करना पड़ेगा, यानी आपको पीजी पूरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आप डायरेक्ट रिसर्च में जा सकते हैं, यानी पीएचडी कर सकते हैं। बीच में एमफिल का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहा है, आगे देखा जाए क्या होगा। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन होगा, जिससे कोई भी तरह का स्ट्रीम नहीं होगा, यानी कि बहुत बड़े बड़े संस्थान इसके ऊपर काम कर रही है, हो भी रहा है। जैसे कि जेएनयू के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो आप फिजिक्स लेके उसके साथ में आप इकोनॉमिक्स या फिर तो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, लिटरेचर पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ में कॉलेज में ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये है, यानी आप फिजिक्स लेके आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, या फिर तो आप कंप्यूटर साइंस में तो भी दूसरा पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग करें तो कुछ और पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा इन जो अभी जो अलग अलग सिस्टम के लिए जो रेगुलेटर हैं, यानी कि जो नियम हैं वो तय करती है यूजीसी तय करती है, और इसके अलावा AICTE ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं जो यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग तरह के नियम रूल्स बनाती हैं। अब इनको जोड़ के एक यूनिट, यानी कि एक सिंगल रेगुलेटर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये काफ़ी हद तक देखा जाए तो ऐसा होगा कि पूरा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। इस तरह से कहीं पे भी कुछ भी होगा तो उसका डिसीजन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, तो ये ज़रूरी नहीं था। ये एक शायद मुझे लग रहा है कि जो स्टेप है ये रॉन्ग है। इससे जो यूनिवर्सिटीज़ की जो अपनी खुद की जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, इससे एक प्रॉब्लम होगा। हाँ, पूरे दुनिया में जो एक सिंगल जो एजुकेशन सिस्टम लाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। ऑन पेपर ये बहुत अच्छा है, लेकिन लागू किस तरह से होगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि इसके अंदर डांस टीचर हैं, सिंगिंग टीचर्स हैं, या फिर तो अलग एक्टिविटीज़ के टीचर्स हैं। यहाँ तक कि जैसे साइंस और मैथ्स है उसको 2 लैंग्वेज में पढ़ाए जाने की बात इसमें की गई है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आपको छोटे छोटे समरी में आपको मैंने बताया। तो जैसे अभी 2 लैंग्वेज में अगर उनको साइंस 6 स्टैंडर्ड्स ऑनवर्ड अगर आप पढ़ाया जाता है तो मिनिमम 2 लैंग्वेज में पढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे। एक उसके मातृभाषा में, यानी उसके मदर लैंग्वेज में या मदर टंग में, और दूसरा जो होगा वो किसी और लैंग्वेज में वो बच्चा खुद चूज़ कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ स्कूलों में सिंगल टीचर भी नहीं है अधिकतर, तो वहाँ पे सरकार इसको किस तरह से पूरा करता है ये देखने लायक होगा। इसके अलावा इसमें 6% बजट की बात की गई है हमारे GDP की, जो काफ़ी लंबे टाइम से बात हो रही है, लेकिन अभी तक ये शिक्षा संस्थान को नहीं मिली है, ना तो किसी सरकार ने अभी तक किया है। इसके अलावा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इतनी अच्छी नीति तो हमारे लिए आ रही है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है जो पिछले 1 साल से स्कूल नहीं गए हैं। एज अ टीचर मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर के उन 15 से 16 लाख स्टूडेंट्स की जो आज तक स्कूल नहीं गए हैं। यहाँ पे तो हम 3 महीना बंद होने पर ऑनलाइन एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको लास्ट 5 अगस्त ये अगले 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा, ना तो उनको स्कूल मिला है ना तो ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि इंटरनेट अभी भी बंद है। 2G के इंटरनेट चालू है। आपको पता है कि 4G में कितना प्रॉब्लम है क्लास चलाने में, क्योंकि मैं खुद क्लास चलाता हूँ तो मुझे पता है कि 4G के स्पीड होने के बावजूद भी क्लास अच्छी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं होता है। बीच में लैगिंग करता है, लैग का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी नेट चला जाता है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अब उन स्टूडेंट्स की बात करो जो 1 साल से नहीं पढ़ पाए, जिन्होंने स्कूल्स तक नहीं देखा 1 साल से। तो आई होप कि सरकार इनके बारे में भी सोच रही होगी, और 370 को हटाया गया था कश्मीर के इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि वहाँ के स्टूडेंट्स के भविष्य को दबाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आप उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हो। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं किसी और की, ना तो मैं किस तरह के पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की जो पिछले 1 साल से स्कूल नहीं गए हैं। आई होप कि आप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट में मेंशन करना कि आपका क्या सोचना है। सो थैंक यू वेरी मच।